भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सियासत तेज हो चली है। बीजेपी का दावा है कि ये समिट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, तो वहीं कांग्रेस भाजपा सरकारों में हुए निवेशक सम्मेलनों और धरातल पर उतरे करारों का हिसाब मांग रही। बहस इस बात पर भी शुरू हो गई है कि आखिर किसके राज में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा और किसके राज में प्रदेश का बंटाढार हुआ है। बीजेपी और डॉक्टर मोहन यादव सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ब्रांडिंग में लगी है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार की निवेश नौटंकी बताया और अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 2019 से 22 तक जो 0.33% इन्वेस्ट आया है, जो मध्य प्रदेश पहले 10 राज्यों में भी इस साल नहीं है, जहां महाराष्ट्र में 27.87% बाहर का इन्वेस्ट आया। यानी हम जब बार बार कह रहे थे कि ये विदेशी टूरिज्म पे जाते हैं, वो सिद्ध हुआ। 2022, 23, 24 और 24-25 इस विदेशी निवेश को लेकर जब मोहन यादव भी अभी घूम के आए हैं, इन्होंने जीरो, नाम ही नहीं है, विदेशी निवेश ही नहीं आया मध्य प्रदेश। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या 2003 से पहले का हिसाब किताब कांग्रेस दे पाएगी। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश का किसने बंटाढार किया था और किसने आगे बढ़ाया, ये प्रदेश के जन जन को पता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस 2003 के पहले की स्थिति पर भी श्वेत पत्र जारी करेगी। 2003 से पहले का हिसाब दे पाएंगे वो कि ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, दुरावस्था का दौर था। लेकिन जीतू पटवारी जी, 2003 के बाद का जो मध्य प्रदेश है उसका हिसाब किताब तो इस मध्य प्रदेश की जनता आपको बता देगी। ये जो विकसित मध्य प्रदेश दिखता है, यही हिसाब किताब है। आज मध्य प्रदेश सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्ववर्ती सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की कोशिश 2018 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने भी की थी। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने तब मैग्निफिसेंट एमपी के नाम से बड़ा कार्यक्रम किया था, लेकिन अब कांग्रेस को डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नौटंकी लग रही। देखना यह है कि 24 और 25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार विपक्ष का मुंह कैसे बंद कराती और निवेश के नाम पर चल रही सियासत कहां पर जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम समिट पर सवाल पर चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते एजेंडा पॉइंट्स पर। सियासत का केंद्र क्यों बन रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? आयोजन से पहले ही सफलता पर विपक्ष क्यों कर रहा सवाल? कितनी कामयाब रही अब तक की इन्वेस्टर समिट? किस सरकार की औद्योगिक नीतियां रही बेहतर? इसके अलावा भी सवाल बहुत सारे, लेकिन अभी तो जो सवाल कांग्रेस उठा रही है उस पर भाजपा भी काउंटर कर रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले बता दें कि इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हमारे युवा पत्रकार श्री धर्मेंद्र पैगवार जी। स्काइप पर हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केदार शंकर सरोही जी और भाजपा के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत केदार जी आपके साथ। प्रतिपक्ष को पहले मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको जो कहना आप भरपूर कहिए और फिर उसके बाद आपके सवालों का उत्तर देंगे हमारे लोया जी। तो पहले आपकी बात, फिर लोया जी और उसके बाद स्पेशल कमेंट्स के लिए रहेंगे धर्मेंद्र पैगवार जी। सरोही जी, अब आपका टाइम शुरू हो जाता है। सर देखिए, सबकी इच्छा है, पूरे मध्य प्रदेश का हर आदमी चाहता है कि स्टेट में इन्वेस्टमेंट आए। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतनी ग्रोथ होगी, उतना प्रदेश सक्षम होगा। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राज्य को ये कहती है बीमारू राज्य। वो एक सर्वे हुआ था 5 राज्यों को, जिसको बीमारू का कैटेगरी दिया था अलग अलग पैरामीटर से। वो 80 के पहले की बात है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस मध्य प्रदेश में। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये भी 2003, इसके पहले 2 बार इनकी सरकार रही है।
सुंदरलाल पटवार जी, कैलाश जोशी जी और ये तमाम लोग बड़े बड़े लीडर ने यहाँ सरकार चलाई है। तो अब पीडी शर्मा जी ने कहा कि 2003 के पहले का हिसाब दो। हम भी कहते हैं वो 80 के पहले का हिसाब दो, भाई उस दिन का भी तो आंकड़ा बताओ। ऐसे थोड़ी होगा कि हम पे एक हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाते हैं इनको वेटिंग करने के लिए। भाई अपना हिसाब भी तो दो, नींव के पत्थर तो आप भी हो इस प्रदेश के, वहां का हिसाब नहीं देंगे। चलिए वहां का भी मत दीजिए, बात का भी मत दीजिए, पर ये जो आप 20-25 साल से मध्य प्रदेश में हो, आप अच्छी पिक्चर दिखाते हो, अच्छे सपने दिखाते हो, उसके बाद में एक्चुअल बीमारू राज्य को तो आपने वेंटिलेटर राज्य बना के रख दिया है। बेरोजगारी चरम पे, किसान आत्महत्या चरम पे, अपराध चरम पे, कर्जा चरम पे, मतलब तनख्वाह बांटने के लिए भी आपको पैसा लेना पड़ रहा है। आप ग्रोथ भी दिखा रहे हो 2 डिजिट की, मजाक बना रखा है। मतलब क्या जादूगरी खेल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अब आपने इतने 20 साल से 25 साल से आप लोग हैं, अच्छी बात है, आपने 33 लाख 34 लाख 35 लाख करोड़ अलग अलग तरह के आंकड़े हैं, आपने आंकड़े दिखाए कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, एक लाख हेक्टेयर जमीन का लैंड बैंक बनाया। अभी इंदौर के आइट साइड के 5-7 जिलों के हमारे जैसे किसानों को बेरान करने के लिए भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तमाम चीजें ऐसी मध्य प्रदेश को दिख रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद में इन्वेस्टर समिट होती है, बड़ी बड़ी चांदी की थालियों में भी खाना खिलाया जाता है। भले ही से हमारा अलीराजपुर मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 भूखा देश जिला हो, चाहे उधर शिवपुर में सबसे ज्यादा बच्चों की हत्या होती हो, भ्रूण हत्या होती हो, किसानों को फसल के दाम नहीं मिलते हैं, लहसुन का किसान फसल फेंकने पे मजबूर हो, आलू का किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू डालने की क्षमता ना हो, प्याज उखाड़ने की स्थिति ना हो, सोयाबीन का किसान आंदोलन करता हो, बच्चे उनका तो बात ही मत करो। यहाँ पर अस्पताल में मेडिसिन ना हो, स्कूल में छत ना हो, पंखा ना हो, मध्याह्न भोजन जो है वो खजा, अरे यहाँ तक कि वो महिलाओं को लड्डू दिया जाता है, वो अस्पताल से चोरी हो जाता है। अब ऐसे प्रदेश को आप बड़ा दिखाते हो और हम पे आरोप लगाते हो। भाई 25-30 साल बहुत होता है सर, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ये कहने में ठीक लगता है कि भाई पुराना काम हो गया। अब तो मतलब इनके हिसाब से तो कोई परिवार में नया लड़का है तो अपने दादाजी पे ब्लेम लगाएगा कि दादाजी उस समय 8 घंटे सो गए थे, वो दादाजी के गांव में बिजली नहीं थी, बिल्कुल नहीं तो दादाजी पंखा चलाते और पंखा चलाते तो वहां से रेत उड़ के आती और हम डंपर भर के भेज देते। चलिए क्या मजाक है। केदार जी मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ, लेकिन एक बात है कि उसके बाद चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत रही है, इसको अपन क्या पैमाना मानेंगे? ये मेरा एक निजी सवाल आपसे है, आप चाहें तो उत्तर दें ना दें, बाकी के तो सवाल आपसे पूछ लेंगे जी। देखिए ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। चुनाव जीतने के बहुत से पैरामीटर हैं, जो चीजें जनता को जाननी चाहिए। आज की तारीख में हमारी जागरूकता क्या है, आपने भी कई बार इस पे पूछा। हम अपने मूल उद्देश्यों पे जागरूक है ही नहीं अभी। हमारे मतदाताओं को बड़ा जागरूक करने की इस पे जरूरत है। तो लोया जी, बहुत सारे सवाल, पूरे जिसे कहते हैं ना बोरे भर के सवाल हैं केदार जी के आपसे, कि पूरे 25 साल में कुछ नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में छत नहीं है, और इन्वेस्टर्स मीट के नाम पे बहुत सी टूरिज्म करके आते हैं। तो इतने सारे सवाल हैं कि मुझे लगता है कि वक्त तो कम पड़ जाएगा उत्तर देने के लिए, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद है कि आप गागर में सागर भरिए, ताकि एक्सपर्ट कमेंट के लिए मैं धर्मेंद्र जी के पास जा पाऊँ। लोया जी। राजन जी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ केदार जी भाई साहब को मैंने जितना गंभीरता से सुना है वो भी उसका परिचय जी। मैं सबसे पहले तो आज एक विनम्र आग्रह करता हूं, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता था, परंतु दुर्भाग्य आज ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ये दिन काले दिन के रूप में जाना जाएगा, जब 24 और 25 तारीख को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जब पूरी दुनिया के एनआरआईज भी आ रहे हैं और 30 से अधिक देशों के राजनयिक भी आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष को सवाल उठाने का पूरा अधिकार है और प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, मगर आज कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो इस तरह का कृत्य है कि जब एक भाई के यहाँ शादी हो तो दूसरा भाई ढिंडोरा पीटता घूमे कि उनके यहाँ भोजन ठीक नहीं बना, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो खीर खत्म हो गई है।
ये इस तरह का आज काम हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए 26 तारीख से लगातार आपके पास अवसर था। आज जो आपने कहा है उसका सीधा सीधा मतलब है कि मध्य प्रदेश मत आइए, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट मत करिए। मगर कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। और विश्वसनीयता कैसे खोई है? आपने आंकड़े पूछे थे, देखिए केदार जी ने तो कोई नहीं बताया, मगर मैं पूरे बताऊंगा। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2025 में जब जीआईएस हो रहा है तब का मध्य प्रदेश, ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें शाम को 7 बजे हूटर जलाकर बिजली बंद कर दी जाती थी और बाजार तक बंद करवा दिए जाते थे। एक खंबे को छोड़कर दूसरे खंबे पर स्ट्रीट लाइट जलाई जाती थी। ये वही मध्य प्रदेश है आज जो जगमग है, जो आज मध्य प्रदेश रोशन है। उस मध्य प्रदेश में कौन सा उद्योग आता? जिस मध्य प्रदेश में 90,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कें थी, आज 5,12,000 किलोमीटर शानदार सड़कें हैं। इस मध्य प्रदेश में आज हम सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट हैं। तब जीआईएस से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करेगा। आज हमारे पास 1 लाख एकड़ से ज्यादा का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। उस आधार पर हम ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बहुत तेजी से होगा और उसके लिए हमने अपने तरह के प्रयत्न करे हैं। हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि हम 100 करने निकले थे 100 ही हो गए, हो सकता है 90 हुए हो सकता है 92 हुए हो। हमने 100 का दावा भी नहीं किया। मगर दुर्भाग्य ये है कि आज जब पूरा विश्व मध्य प्रदेश आ रहा है, विश्व का निवेशक आ रहा है, देश के निवेशक आ रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी का क्या कर्तव्य था? दूसरी बात, इस मध्य प्रदेश की आपके राज्य में प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी, आज 1,41,000 है, जिसको 2,82,000 करने का लक्ष्य है। आपके राज्य में मध्य प्रदेश का कुल बजट 23,000 करोड़ था, आज बढ़कर 3.25 लाख करोड़ है, इसको भी दुगना करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में आज जो औद्योगिक निवेश है, केवल औद्योगिक नहीं, पर्यटन अकेले की भी अगर आप बात कर लेंगे तो आपके काल से लगभग 100 गुना पर्यटन आज मध्य प्रदेश में है। और यदि मध्य प्रदेश विकसित ना हुआ होता तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश और दुनिया के 32,000 से ज्यादा लोगों ने भोपाल जीआईएस में आने के लिए अपना पंजीयन कराया और वेबसाइट को बंद करना पड़ा। आज लोगों को प्रतीक्षा सूची में नाम है। ये आकर्षण कहां से आता है? ये आकर्षण काम करने वाले लोगों के कारण आता है। ये आकर्षण आता है मध्य प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक संपदा से आता है। ये मध्य प्रदेश की शानदार कनेक्टिविटी से आता है। ये मध्य प्रदेश में जो बढ़ता हुआ एजुकेशन है और उस एजुकेशन के कारण जो मध्य प्रदेश में युवा है जिसको काम दिया जा सकता है, उनके कारण आता है। मैं फिर से कहता हूं, सरकार केवल प्रयत्न करती है, एक प्लेटफॉर्म लाती है, मगर जो आकर्षण है वो आकर्षण तो मेरे मध्य प्रदेश का आकर्षण है। और मुझे ये चाहना चाहिए मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कि हो सकता है कि अगर कहीं कोई पैबंद भी लगा हो तो हमारे अतिथियों को तो वो कम से कम दिखाई ना दे। मगर जो कृत्य आज किया जा रहा है कि पूरी जाजम जो शानदार है, उस जाजम को पूरी को छोड़कर उस पैबंद की बात की जा रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपसे शुरू में कहा था, मैं निजी तौर पर आज उमंग सिंगार जी ने अपनी प्रेस में एक बात और कही है कि सरकार ने बाघ प्रिंट के लिए काम नहीं किया, चंदेरी के लिए काम नहीं किया। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, उमंग जी आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ये भी नहीं मालूम है कि इन्हीं 24 और 25 तारीख को मध्य प्रदेश में विशेष रूप से इन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर समिट में आ रहे हैं, उनके लिए चंदेरी को प्रमोट करने का काम भी सरकार कर रही है और बाघ प्रिंट को प्रमोट करने का काम भी कर रही है। हमारा चंदेरी और बाघ भी ग्लोबल उसमें दिखे, ये हमारी इच्छा है। और बिल्कुल लोया जी, मैं लौटता हूं आपके पास। सेक्टर में मध्य प्रदेश को आगे ले जाना पड़ेगा, तब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और हर व्यक्ति आगे ले जाएगा तब बढ़ेगा। मगर मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश को बदनाम मत करिए। गाली बकना है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए छाती अड़ाकर तैयार है, मगर मध्य प्रदेश को बदनाम करने का अधिकार न तो नेता प्रतिपक्ष। मैं लौटता हूं, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। धर्मेंद्र जी, लोया जी ने जवाब भी दिया और थोड़ा सा पूरी चर्चा को जरा भावनात्मक मोड़ पर भी ले गए और इसको उन्होंने एक तरह से दिल पर ले लिया है। मुझे लगता है कि सियासत में जब बात दिल पर आती है तो फिर चीज़ें बहुत गहरी और गंभीर होती है। तो आपकी राय, जिस ढंग से केदार जी ने पूरे 2003 के बाद से अब तक के हिसाब की बात की है और ये भी कहा कि उसके पहले भी भाजपा की सरकारें रही हैं, कैलाश जोशी, पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, आपकी राय समिट पर? जो बात लोया जी ने एक बात बहुत मुद्दे की है कि सवाल खूब खड़े कर सकते थे लेकिन थोड़ा धीरे रखते, 26 के बाद कर सकते थे। अभी घर में बारात आ रही है और ऐसे में घराती ये कहें कि हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है,
इस पर भी मुझे लगता है कि केदार जी तो विस्तार से उत्तर देंगे। आप चाहें तो अपनी बातचीत में इसको भी जोड़ सकते हैं, आपकी राय। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है। सिर्फ घराती ही नहीं, ये पड़ो भाई का उदाहरण दिया लोया जी ने। जब हमारे यहाँ बारात आती है तो पूरा गांव, भले ही दुश्मनी हो, पूरा गांव लड़की की बारात का स्वागत करता है। हालांकि इसमें लड़की की बारात की बात नहीं है, लेकिन हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि पहली बार भोपाल में इन्वेस्टर समिट हो रही है। राजधानी होने के बाद यहाँ संसाधन जुटाए गए हैं जो पहले नहीं थे। उसके बाद भोपाल को जिस तरीके से सजाया संवारा गया है, भोपाल का एक अपना अलग लुक नज़र आ रहा है जी। उसके बाद भोपाल के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के और दुनिया के बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी, गोदरेज, महिंद्रा, बिरला, जिनके हम लोग नाम सुनते थे, जनता नाम सुनती थी, वे मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यदि वो नहीं आ रहे तो उनके प्रतिनिधि इन बड़ी कंपनियों के आ रहे हैं, जो कि भोपाल को देखेंगे, मध्य प्रदेश को देखेंगे। और हमको धैर्य रखना चाहिए। वो कितना निवेश करेंगे, कोई भी निवेश यदि ऐसा नहीं होगा कि नगद पैसा दे जाएंगे और कल से फैक्ट्री चालू हो जाएगी, इस तरह के कामों में कुछ वक्त लगेगा। मोहन यादव जी यदि काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के पास पर्याप्त समय है कि उनकी आलोचना करे, विधानसभा में उनको घेरे। और अभी सत्र आ रहा है तो सत्र में भी कांग्रेस इस तरह के सवाल उठा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को ठीक आयोजन के एक दिन पहले या 2 दिन पहले इन्वेस्टर समिट को लेकर इतना नकारात्मक रुख नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। और मैं भी सिर्फ पत्रकार के नाते नहीं, भोपाल का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब एक बड़ा आयोजन हो रहा है बिल्कुल, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और हमको इंतजार, जब समय आएगा, वो इन्वेस्ट नहीं आएगा तो हम इसी मंच पर लिखने में, पढ़ने में और देखने में, टीवी मीडिया पर सब जगह सरकार को घेरेंगे भी, सरकार पर सवाल भी उठाएंगे। लेकिन अभी हमको ये देखना चाहिए कि जब यदि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश को या मध्य प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इससे कितना लाभ मिलेगा। ठीक बात। तो चलिए केदार जी, आपके पास वक्त है। अब जो बात थोड़ी सी इमोशनल हो गई है उसको आप कैसे तार्किक ढंग से कहते हैं? एक बात तो लगता है कि थोड़ी सी जल्दी आपके नेतृत्व ने कर दी, और उसमें मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें तय करके की होंगी। उसमें ऐसा नहीं कि अचानक होगा कि ये जो अटैक है सरकार पर, जाहिर है कि हर सरकार में कमजोरी होती है, इसमें भी है। तो आपकी राय, जो बात लोया जी कर रहे हैं, जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं जी। देखिए, जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, लोया जी कह रहे हैं, उनके अपने सोच है। मैं अपना बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है तो या तो धर्म लाती है या इमोशन लाती है। मतलब इनका एक्सपोज हुआ है तो जैसे ही एक्सपोज होते हैं ना तो इमोशनल आ गए, ये भावनात्मक आ गए। ये फाइनेंशियल मैटर या भावना का काम नहीं है, टेक्निकल है। अब आपने बाराती घराती सबकी बात की थी, अब मैं भी गांव का आदमी हूँ। हमारे गांव में क्या है सर कि एक बेल मारता है, एक चौराहे पे जाओ तो बेल मारता है। अब कहीं के बाहर के लोग आते हैं तो वो जाए, उनको बेल मारे और अस्पताल चले जाए बेचारे। तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 5-6 बार हो गई। तो एक गांव के बाबा बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई अब जो आए उसको अपन थोड़ा सा बता दे, अपना बेल मारता है तो थोड़ी सी दाएं बाएं होके निकल जाए ताकि दुर्घटना ना हो, क्योंकि पहले दुर्घटना हो चुकी है। अब सवाल यह है 2 दिन पहले उठाने का कि देखिए, इन्वेस्टमेंट अभी तक फेल क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। हमारा अलॉटमेंट का, सिंगल विंडो सिस्टम का, उनका लाइसेंसिंग का, अलोकेशन का, तमाम तरह की चीजों में बहुत प्रॉब्लम है। तो आप उसको सॉर्ट आउट करो। जो आएंगे वो आज बदनाम करके नहीं जाएंगे, वो आएंगे, उम्मीद जगाएंगे, और उसके बाद अगर प्रोजेक्ट नहीं लगा तो बदनामी कितनी बड़ी होगी। और आप और हम जो ये व्यापारियों को बच्चा समझ रहे हैं ना कि वो आ रहे हैं और दे जाएंगे, जी इतने बच्चे नहीं है। मैं भी इंटरनेशनल रहा हूं, वो उनके लोग पहले ही 1000 तरह का सर्वे करते हैं। लोया जी ने बहुत अच्छी बात बोली, 2 बात बहुत ईमानदारी से बोली, मैं उनकी तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में संसाधन है, बिल्कुल है जी, वो पूरे विश्व की नजर है, और कनेक्टिविटी है, देश का हार्ट है ये, उसमें भी कोई दो राय नहीं। यहाँ पर ये 2 चीजों के कारण पूरे मध्य प्रदेश की संभावना बहुत ज्यादा है। कई बार इस पर हमने बहुत लंबी चर्चाएं की, और कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ टपली बजाई है। अरे ये भेल किसने खड़ा किया था? ये पीतमपुर किसने खड़ा किया? ये मंडीदीप किसने किया? ये ग्वालियर के पास का कहाँ किसने खड़ा किया? इतनी शुगर मिल्स कहाँ आई? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये जबलपुर का, ये कहाँ से आया? ये मंदसौर वाला क्षेत्र कहाँ से आया? ये इंदौर की इतनी मिलें और ये कहाँ डेवलप हुई थी? ये तमाम चीजें जो, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इनके राज्य में तो बिकने का काम चालू हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि आप ये इन्वेस्टमेंट पे बहुत पैसा खर्च करोगे,
उसका रिजल्ट आना चाहिए। आप बहुत बड़ा दिखावा करने के पहले अपने अंदर की कमियों को भी तो झांकिए कि भाई हमारा कौन से आईएएस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो 32 लाख की जगह हम 3 लाख ही कर पाए। ये मजाक नहीं है, ये बहुत टेंशन और सोचने की बात है। ये मध्य प्रदेश के युवाओं को समझने की बात है कि बॉस भावनात्मक मत होइए, टेक्निकल समझिए। ठीक, भावना रोने और उसके चक्कर में तो हमारे घर जमीन बिक जाएंगे। जमीन लेते हैं और मैं कई तरह के सपने दिखाते हैं। लोया जी, आप भावुक हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तर्क पर आइए, तर्क की कसौटी पर आइए। और जो बात वो कहने से चूक गए वो कि सिंगल विंडो सिस्टम, कौन सा अधिकारी दिक्कत दे रहा है, प्रशासनिक परेशानियां क्या है, करप्शन का भी बड़ा मुद्दा है उद्योग के भीतर। अगर ये चीज़ें कर ली तो मुझे लगता है कि मैं एक छोटी सी 2 लाइन इसमें जोड़ूंगा कि हमसे अलग हुआ छत्तीसगढ़ सन 2000 में। आज वो डेवलपमेंट के मामले में एक ज़माने में रायपुर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी हुआ करता था। 20 साल पहले वो हमसे अलग हुए, 25 साल पहले। तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में अगर नौकरशाही तय कर ले तो वो चीज़ों को बहुत तेज़ ले जाती है। अगर नौकरशाही अड़ंग लगाए तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका फिर विल पावर देखा जाता है। जैसे योगी जी का विल पावर देखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी केंद्र में रहकर विल पावर बता रहे हैं कि मैं करप्शन नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश में भी इस बात का सवाल, जो बात केदार जी कह रहे हैं, वो सवाल जो उद्योगपति उनके मन में भी है कि यहाँ कितना करप्शन है, नौकरशाही कितनी ज़्यादा हावी है। और ये अभी 1 साल की बात नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव आए तब, ये 2003 के बाद से लगातार नौकरशाही हावी होती चली गई। इस पर भी आपकी टिप्पणी? समय कम है, थोड़ा सा जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम समय में। देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूं, ये कोई उद्योगपति ऐसे नहीं है कि जो पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। 1 आध 2 4 लोग हो सकते हैं, परंतु 2008 से लगातार इन लोगों का यहाँ आना जाना चालू है, इनका इन्वेस्टमेंट है। और मैंने जो शुरू में कहा था उसको मैं दोहराता हूं, किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस तरह नहीं बदलती है। किसी ने नहीं सोचा था कि नर्मदापुरम के बुधनी में ट्राइडेंट और ओसवाल ग्रुप काम करेंगे, किसी ने नहीं सोचा था, मगर आज वो काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि एनवायरमेंट मिल रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि मंडीदीप विस्तार करते करते एक शहर का आकार ले लेगा। एक इतना सा मंडीदीप, आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा, 1-2 हजार की आबादी का शहर, आज 2 से 2.5 लाख उसकी आबादी है। आज उसमें 1.25 लाख मतदाता रहते हैं। और बढ़ते बढ़ते गौहरगंज को क्रॉस करके प्लास्टिक पार्क गौहरगंज तक आ गया है। तो आप देखिए ना, विस्तार स्वयं दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, उससे लाभार्थी दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात मैं कहता हूं, जो मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर था उसके ग्रोथ को भी आपको देखना पड़ेगा। हम गेहूं इंपोर्टर थे, आज हम 154 देशों को गेहूं बेचते हैं। हम धान के इंपोर्टर थे, चावल के इंपोर्टर थे, आज 157 देशों में मध्य प्रदेश के बासमती की सुगंध पहुंचती है। आज 147 प्लस कंट्रीज में हम मध्य प्रदेश से बनी दवाएं निर्यात कर रहे हैं। आप सोचिए तो कि मध्य प्रदेश कहां पहुंचा है। ये वो समय था, मैंने फिर से कहा कि ये वो समय है कि जो मध्य प्रदेश को बूस्ट देने वाला इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है 24 और 25 को, जो मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास लिखेगा। और मैं केवल मध्य प्रदेश की नहीं कह रहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि 20 लाख से ज्यादा रोजगार इससे जनरेट होने की संभावना है, जो पिछले 1 वर्ष में 7 रीजनल समिट और 1 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये जो हम करके एक वातावरण तैयार किया है कि मध्य प्रदेश की डाइवर्सिफाई इकोनॉमी बने और मध्य प्रदेश सारी जगह पहुंचे। शहडोल में किसी ने कल्पना की थी कि वहां इन्वेस्टर मीट होगी, वहां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगा? कभी किसी ने कल्पना नहीं की, मगर वो सब संभव डॉक्टर मोहन यादव जी ने करके दिखाया है। और मैं फिर से कहता हूं, आप जब आपकी बात होती है तो कहते हैं हमें केवल 15 महीने का समय मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी 14 ही महीने हुए हैं और 14 महीने में काम बोल रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ठीक बात, इसमें कोई शक नहीं है कि कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर ये परवान चढ़ेंगी तो फिर प्रतिपक्ष के भी कई लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन अभी सवाल तो ठीक है, लेकिन सवाल आपके हिसाब से जल्दबाजी में हो गया, लेकिन सवाल तो फिर प्रतिपक्ष करेगा। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी, ये जो सारा मामला है, एक चीज़ लोया जी भूल गए, बगरौदा करके भी एक औद्योगिक नगर बस गया है भोपाल के पास में, वो भी बस रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जितने सपने हम देखते हैं, अगर 100 सपने देखते हैं और वो 20 पूरे होते हैं तो फिर लोग सवाल करते हैं कि 80 का क्या हुआ। आपकी राय? सरकार कोशिश कर रही है, अगर कोशिश रंग लाएगी तो सब तारीफ करेंगे। आपने पहले भी कहा कि अगर कोशिश रंग नहीं लाएगी तो फिर हम लिखेंगे भी, हम बोलेंगे भी और सरकार की प्रशंसा के साथ उनकी आलोचना भी करेंगे, समालोचना भी करेंगे। आपकी संक्षेप में टिप्पणी? देखिए, निश्चित तौर पर
जिस तरीके से हाइप क्रिएट की गई है, और तो सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती भी है कि इस चुनौती को सरकार पार करे, और जितना कहा जा रहा है उसका आधा भी यदि निवेश आता है या उद्योग लगते हैं तो ये इसका स्वागत करेगा पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ की जनता, यहाँ की मीडिया, और मुझे लगता है विपक्ष भी। एक बात और है जो इस चर्चा में नहीं ला पाए हैं कि निवेशकों में भरोसा जताने के लिए, निवेशकों को लगे कि मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार को केंद्र का पूरा साथ मिलेगा, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग दिन मौजूद रहने वाले हैं। तो इससे एक भरोसा जागता है, बिल्कुल एक उम्मीद जागती है कि केंद्र का भरपूर सहयोग भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे के समय में रहने वाला है। बिल्कुल। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि समिट सफल हो। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ जोड़ूंगा कि डबल इंजन की सरकार है, 14 महीने की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने निवेश के जो समिट हुए हैं उसको वो कस्बों तक ले गए हैं, जिले से संभाग से जिले और जिले से कस्बे तक ले गए हैं। लेकिन एक कहावत है देशी, हम सब समझते हैं इस बात को, कि एक बाल्टी अगर दूध है और उसमें एक बूंद आप नींबू निचोड़ दोगे तो दूध फट जाएगा। ये जो डबल इंजन की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है, इसमें नौकरशाही का जो बेलगामपन है, जो करप्शन है, वो एक तरह से एक बूंद नींबू की तरह है। सरकार की सारी कोशिशों को एक तरह से वो बर्बाद कर देता है। अगर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नौकरशाही को, करप्शन को कंट्रोल कर लेगी तो मध्य प्रदेश में जो उद्योगपति आ रहे हैं वो ज़्यादा बिछाए बगैर भी यहाँ आएंगे। रेड कारपेट आप नहीं बिछाएंगे तब भी आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है 21वीं सदी में पूरे देश का ऐसा केंद्र है जहां उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि अगर हम बात करें मुंबई की, महाराष्ट्र की, दक्षिण भारत की, यहाँ उद्योग का मामला एक तरह से सेचुरेशन पर आ गया है, उसके वहाँ विकास की संभावनाएं कम हो गई है। मध्य प्रदेश में खुला आसमान है। उम्मीद करते हैं कि ये समिट रंग लाएगी और प्रतिपक्ष को अपने सवालों का उत्तर मिलेगा, और सरकार अगर बेहतर काम करेगी तो लोया जी आज जितनी ताकत से बोल रहे हैं, कल वो और एग्रेसिव होकर इस बात को करेंगे और सरकार की वाहवाह होगी। नहीं तो सबको आलोचना के लिए, समालोचना के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है कि केदार जी बहुत एग्रेसिव रहेंगे। केदार जी आपका बहुत साधुवाद, लोया जी आपका बहुत धन्यवाद, और धर्मेंद्र पेगवार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।